नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर यूपी में विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा संगठन में बदलाव होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ओबीसी आयोग को भी मिलेगा नया अध्यक्ष। दूसरी बड़ी खबर मिलेगी, जहां पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर बड़ी दूरियां। सपा के बैठक को न बुलाने से आहत शिवपाल सिंह यादव चले गए और इटावा उन्होंने सहयोगियों की बैठक बुलाने की दुहाई। तीसरी बड़ी खबर मिलेगी, जहां पर पचमढ़ी में सरकार की चिंतन बैठक। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन और आखिरी दिन। आज नवाचार और आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर गोरखपुर से काशी कानपुर के लिए शुरू होगी नई उड़ानें। कोलकाता की भी एक और फ्लाइट चलेगी। वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद अब प्रदेश संगठन में बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, 2 प्रदेश उपाध्यक्ष और 1 प्रदेश महामंत्री को सरकार में मंत्री बनाए जाने की वजह से विधान परिषद चुनाव के बाद संगठन में बदलाव की कवायद होगी। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में उनकी जगह अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश में अभी विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की 36 सीटों का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के बाद पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद होगी। प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर और प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। लिहाजा अब राठौर और दयाशंकर भी संगठन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को भी मंत्री बनाया है और इसलिए ओबीसी मोर्चा में भी नया प्रदेश अध्यक्ष तैनात किया जाएगा। वहीं राज्य और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत सैनी को भी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। जानकारों का कहना है कि इससे आयोग में नए उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा संगठन में बदलाव होगा। विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा में बदलाव किया जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति तय मानी जा रही है। ओबीसी आयोग को भी एक नया अध्यक्ष मिलेगा। इसके साथ ही भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब नए प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा में बदलाव संभव है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओबीसी आयोग को भी नया अध्यक्ष मिलेगा। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब नए प्रदेश उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। विधान परिषद चुनाव के बाद भाजपा में बदलाव तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, भाजपा संगठन में बदलाव तय होगा। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, भाजपा संगठन में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके के बदलाव होंगे ये? जी अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो ऐसे में सीधे तौर पर पूरी तरीके से जनता ने मैंडेट दिया हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरीके से सभी जातियों को, सभी वर्गों को समेट कर चले और सभी का सम्मान ध्यान में रखते हुए आगे काम करे। हालांकि जिस तरीके से आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर शपथ लेकर सभी जातियों को, बिरादरियों को साधने की कोशिश की थी। हालांकि आप ये देखिए कि डिप्टी सीएम जो थे दिनेश शर्मा, उसमें भी डिप्टी सीएम में बदलाव किया गया था कि जो दिनेश शर्मा थे उनको हटाया गया है और उनकी जगह पर ब्रजेश पाठक को लाया गया था। तो अब देखिए दूसरी तरफ जिस तरीके से डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य, तो उनको भी सीधे तौर पर वहीं रिप्लेस किया गया था, क्योंकि उनको हटाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में उनको वहीं पर रिप्लेस किया था। ऐसे तमाम जो मंत्री थे उनको भी हटाया गया है और उनकी जगह पर नए चेहरे भी लाए गए हैं। हालांकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ऐसे में आप देखिए कि जितने, और सतीश महाना का जो नाम निकल कर आया है, तो तमाम नए चेहरे ऐसे आ रहे हैं जो बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है।
तो जी साफ तौर पर आप ये समझिए कि 2022 की जो विधानसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई थी, तो उस हिसाब से नए नए चेहरों को लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनसे कहीं ना कहीं कुछ पब्लिक नाराज थी, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर अपने विधायकों के टिकट काटने की जो बात कही थी, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आप ये समझिएगा कि जो ऊपर मेन चुनाव के समय में जो पिछड़ी जातियों के नेता जो थे उन्होंने जो है बीजेपी के दामन छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी अपने जो उसका जो वो था जो अपना कार्यकाल था उसमें जो लोगों का बदलाव करना चाहते थे संगठन में, वो नहीं कर पाई। तो अब कहीं ना कहीं संगठन में बदलाव बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब प्रदेश अध्यक्ष इसको बनाया जाएगा, उसके साथ में संगठन मंत्री, ये तमाम चीजें जो है उनमें बदलाव देखने को बिल्कुल मिल सकता है, ताकि पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी भी नजर आई थी वो भी दूर की जा सके और भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर तरीके से छवि बनाते हुए उत्तर प्रदेश में विकास कायम कर सके। अंशुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट में अब मंत्री बना लिया गया है, कई और ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिन्हें मंत्री पद दे दिया गया है या दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। अब वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का भी एक पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो अब नए प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी, तो उसका किस तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है? जी देखिए, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से चलती है। अभी आप ये समझिए कि जिस तरीके से कुछ लोगों के पत्ते कट गए थे, जैसे दिनेश शर्मा, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, रमेश राम नरेश अग्निहोत्री, मोहसिन रजा, तो ये कहीं ना कहीं इनको आप ये समझिए कि संगठन में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये एक अपना रूल रहता है कि वो जो भी उनके जो मंत्री होते हैं या उनके जो बड़े पदाधिकारी होते हैं तो उनको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि पार्टी बेस पे काम जब उनका चलता है तो वो कहीं भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो अब जिस तरीके से आप समझिए जैसे उत्तर प्रदेश में जो अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है उसके लिए कई नाम सामने निकल कर आए थे, तो अभी आप ये समझिए कि सबसे पहला नाम उसमें आ रहा था ब्रजेश पाठक का, दिनेश शर्मा का, इन लोगों का नाम सामने आ रहा था। तो अब ब्रजेश पाठक को जैसे कि आप समझिए कि डिप्टी सीएम बना दिया गया है, तो ऐसे में दिनेश शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे और भी कई चेहरे हो सकते हैं जिनको सीधे तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में तमाम जो और संगठन के जो पद हैं उनमें भी जो है अन्य जो नेता हैं उनको शामिल किया जा सकता है। हालांकि आप इस बार देखिए कि जो कैबिनेट में जो लोगों को जगह मिली उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया है। वो जो लिस्ट बनी है उसमें ज्यादातर लोग बेहतर पढ़े लिखे डिग्री धारक लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बखूबी ध्यान रखा है इन सब चीजों का। संगठन में बदलाव भी बिल्कुल संभव है और उसकी शुरुआत भी धीरे धीरे आज से कल में शुरू हो जाएगी। अंशुल चलिए, बहुत धन्यवाद अविरल हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा के निर्वाचित अधिकारियों की और विधायकों की शनिवार की बैठक में न बुलाने से आहत शिवपाल सिंह यादव ने इटावा चले गए हैं और सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वो विधायक बने हैं। फिर भी सपा उन्हें अपना मानने के बजाय सहयोगी दल का नेता मानती है। अब उन्हें सहयोगियों की बैठक में बुलाने की दुहाई दी जा रही है। सपा से संगठन में के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया, बल्कि यहां तक कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े हैं, वो भी साइकिल के सिंबल पर। ऐसे में प्रसपा के तमाम वरिष्ठ नेता दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं और इसके बाद भी शिवपाल चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा के साथ अखिलेश की करहल सीट पर भी प्रचार किया। तीसरे चरण का चुनाव पूरा होने के बाद सपा में शिवपाल को स्टार प्रचारक घोषित किया गया। सप्ताह भर तक वो कार्यक्रम मिलने का इंतजार करते रहे और शिवरात्रि से ठीक पहले उन्हें पूर्वांचल दौरे पर भी भेजा गया। उन्हें मल्हनी समेत विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की, वहां सपा का परचम लहराया। ऐसे में चर्चा ये चली है कि इनाम के तौर पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद चर्चा पर विराम लग गया। चाचा भतीजे के बीच चल रही अंतर्द्वंद का खुलासा तब हुआ जब शिवपाल को सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में बुलाया नहीं गया। बैठक में न बुलाए जाने से आहत शिवपाल ने एक टीवी चैनल पर कहा कि वो सपा की सक्रिय सदस्यता लेने के बाद विधायक बने हैं और सभी विधायकों को फोन कर बुलाया गया है, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। अब वो 2 दिन राजधानी में रहकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी बुलावा नहीं आया, तो अब वो इटावा जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाचा भतीजे में फिर
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, चाचा भतीजे में दूरियां देखने को मिल रही हैं, फिर से क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, विधायक दल नेता की जो बैठक हुई विधायकों की नवनिर्वाचित विधायकों की जो बैठक समाजवादी पार्टी ने ली, उसमें अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं शिवपाल सिंह यादव नजर नहीं आए। तो ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में दूरियां तय होती नजर आ रही है। हालांकि जब वो 2 दिन राजधानी में रहे, उनका कहना था कि मैं इसी के लिए इंतजार कर रहा था, अब मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं अब इटावा जा रहा हूँ। तो ऐसे में कहीं न कहीं वो दूरियां फिर से होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, चाचा शिवपाल को लेकर जिस तरह जब 2017 में जब सरकार गिरी तो उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी रही है, उसका नतीजा रहा कि शिवपाल की दूरियां। हालांकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने तीसरे चरण में उनके स्टार प्रचारकों में नाम दाखिल किया। हालांकि उन्होंने जहां जब प्रचार प्रसार किया, वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ी और जीत हासिल की है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह शिवपाल सिंह यादव ने सिर्फ अखिलेश यादव को नेता ही नहीं घोषित किया था, बल्कि यहाँ तक कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। तो ऐसे में गठबंधन के बाद भी उम्मीद थी कि बसपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, उनको भी दरकिनार किया गया। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि दूरियां फिर से बढ़ती जा रही है। अगर ये दूरियां ऐसे बढ़ेंगी, 2024 में दिक्कतों का सामना समाजवादी पार्टी करेगी, ये शिवपाल सिंह यादव का भी कहना है। तो ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं का भी नाराजगी सामने आ रही है। हालांकि नरेश उत्तम ने देखिए प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा 28 तारीख को जो बैठक है गठबंधन के जो सभी दल है वो इसमें बुलाए गए हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, पल्लवी सिंह या पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, इनके सहित सभी तमाम जो अन्य नेता हैं उनको बुलाया गया है। शिवपाल सिंह यादव पल्लवी के साथ सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के और अधिकृत रूप से अगर देखा जाए तो सपा के विधायक होने का सवाल पर भी नरेश उत्तम ने ये भी कहा था कि हम सभी सहयोगियों के एक साथ बुलाया जाएगा। तो ऐसे में लेकिन चाचा को जो तरजीह जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, इसको लेकर कहीं न कहीं नाराजगी सामने दिख रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि 28 तारीख को जो बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है शिवपाल सिंह यादव को लेकर और क्या कुछ जिम्मेदारी उन्हें पार्टी में मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में जब बने रहेंगे तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि नेता विरोधी दल का रूप जो होगा वो अखिलेश यादव होंगे। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर जो भी जिम्मेदारी अगर शिवपाल सिंह यादव को मिलती है उसी का फायदा 2024 में होगा और शिवपाल सिंह यादव उनकी पार्टी को भी होना है। तो ऐसे में देखना होगा कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ तय करती है। अगर वाकई नाराजगी बनी रहेगी तो इसका नुकसान फिर से वही कलश जो समाजवादी पार्टी में पहले पैदा हुई थी, वही चीजें तस्वीर सामने नजर आएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शिवपाल जो है वो खासे नाराज हैं, 2 दिन तक उन्होंने राजधानी में वेट भी किया, उसके बाद फिर सभी लोगों को बुलाया गया लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया है। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? क्या पार्टी वाकई में अभी भी उन्हें सहयोगी दल समझ रही है? देखिए, नरेश उत्तम की जिस तरह बयान है, आप उस बयान पर तवज्जो दें कि साफ तौर पे नरेश उत्तम ने कहा है कि 28 मार्च को सपा गठबंधन के शामिल सभी दलों को नेताओं को बुलाया गया, जिसमें शिवपाल सिंह यादव, पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। तो अब इस बयान को अगर देखें उठा के तो साफ ये बयान कह रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को यानी सहयोगी दलों को बुलाया जाएगा। तो अभी भी उन्हें अपने पार्टी परिवार का शिवपाल सिंह यादव को नहीं मान रहा है। निश्चित तौर पे यही वजह है कि जो दूरियां है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। अब इस दूरी कैसे खत्म होती है, क्या डिसीजन शिवपाल सिंह यादव का होगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही शिवपाल सिंह यादव विधायक बने और विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में माना अगर नाराजगी होती है या क्या वो इस्तीफा देंगे, दूसरे दल में जाएंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब देखना होगा कि 28 को बैठक में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है। अखिलेश यादव उनके अपने चाचा को मनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिस तरह पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक जो मतदान चुनाव हुआ, प्रचार प्रसार में उनका नाम नहीं रहा। तीसरे चरण के बाद उनका प्रचार प्रसार में स्टार प्रचारकों में नाम आया, उसके बाद उन्हें निकाला गया, पूर्वांचल भेजा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां जहां उन्होंने तीसरे चरण के बाद चुनाव प्रचार किया, वहां पर उनका समाजवादी पार्टी को फायदा भी मिला है। तो ऐसे में देखना होगा कि 28 की बैठक में क्या कुछ तस्वीर साफ होती है और जिस तरह राजनीतिक गलियारों में जिस तरह हलचल मची हुई शिवपाल सिंह यादव को लेकर, वो क्या कुछ ऊँट किस करवट बैठेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार पचमढ़ी में चिंतन बैठक कर रही है। आज इनका दूसरा और आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले घरों में किचन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाली टाइल्स का फॉर्मूला अब दूसरी जगह भी आजमाने की तैयारी है। राशन दुकानों के बोर्ड में लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट पर और घर घर राशन पहुंचाने वाले वाहनों पर भी अब पीएम और सीएम की फोटो लगाकर सरकार की ब्रांडिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, वोट शेयर कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका रोड मैप भी तकरीबन तैयार है। पचमढ़ी में हो रही शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में खत्म होते ही इस बार अमल शुरू होगा। 4 साल बाद एक बार फिर पचमढ़ी में हो रही इस बैठक में
तय हो जाएगा कि ये सरकार अपनी फ्लैगशिप स्कीमों का पूरा फायदा 2023 के विधानसभा चुनावों में कैसे ले। इसके लिए फिर से तीर्थ दर्शन की योजना शुरू की जा रही है। अप्रैल में ही 4 ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन में शिवराज कैबिनेट काशी विश्वनाथ और कबीर चबूतरे की यात्रा करेगी और इसके से स्पष्ट है कि फ्लैगशिप स्कीमों के साथ साथ ही भाजपा धर्म को भी साथ लेकर बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। जी विवेक, पचमढ़ी में मंथन चल रहा है, बैठक लगातार की जा रही है और अब ब्रांडिंग करने के लिए भी नए नए तरीके देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फ्लैगशिप सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जिस बात की जाए प्रदेश सरकार की तो लगातार पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट का मंथन चल रहा है और बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो लगातार कैबिनेट के सभी मंत्रियों से वन टू वन चर्चा तो कर रहे हैं, मगर किस प्रकार से प्रदेश और को किस प्रकार से विकास किया जाए प्रदेश का, साथ ही प्रदेश सरकार की जो तमाम जो योजनाएं हैं वो कैसे आम जनता तक पहुंचे, जिसके चलते बात की जाए प्रदेश सरकार की तो कहीं ना कहीं शिवराज कैबिनेट में जो एक अलग रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया और साथ की बात की जाए मंथन की तो जिस प्रकार से पूरा जो मंथन है वो शुरू हो गया, मगर अब जो सरकारी दुकान है और बात की जाए जो सरकारी वाहन है और तमाम ऐसी कई चीजें हैं जो सरकार से संबंधित है, वहां पे अब सरकार का जो मोनो है वो तो नजर आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फोटो है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो फोटो है वो भी नजर आएगी, क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की तो बस 1.5 साल बचे हैं मध्य प्रदेश में और 2023 का विधानसभा चुनाव है। प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती, जिसके चलते अब एक ब्रांडिंग करेगी प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को शिवराज कैबिनेट के तमाम मंत्री, क्योंकि लगातार देखने को मिला है अन्य राज्यों की बात की जाए तो अन्य राज्यों में भी ये देखने को मिला है कि जो सरकार रहती है वो सरकारी राशन के थैलों की बात की जाए या टाइल्स की बात की जाए या तमाम योजनाओं की बात की जाए तो उसका प्रचार होता है और वहाँ के मुख्यमंत्री की जो फोटो है और प्रधानमंत्री की जो फोटो है वो देखने को मिलती है। तो उसी की तर्ज पर अब शिवराज कैबिनेट ने भी निर्णय लिया है कि जो जितनी तमाम जो योजना है उन पर अब प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो और प्रधानमंत्री की जो फोटो है वो देखने को मिलेगी। अब शिवराज कैबिनेट का जो मंथन है वो लगातार अभी जारी है। जब ये मंथन खत्म हो जाएगा यानी आज की बात की जाए तो आज इसका जो मंथन है वो शाम तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद पूरे जो शिवराज कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सभी भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल पहुंचने के बाद बात की जाए जिन जिन चीजों पे जिन जिन योजनाओं पे मंथन किया गया है उनको धीरे धीरे करके अमल करना शुरू कर देगी प्रदेश सरकार। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है आगामी सरकार को लेकर भी कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जा रहा है कि जो फ्लैगशिप है और जो लाडली लक्ष्मी योजना के सर्टिफिकेट हैं या राशन दुकान पर है जो फोटो वाला जो ये स्कीम जो इस बार देखने को मिल रही है ब्रांड की, वो आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए मिल रही है ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर सकें। जी यूपी की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में भी प्रदेश सरकार के जो तमाम जो योजना जो चल रही है उनमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो लोगो है यानी फोटो है वो देखने को हमेशा से मिलता आया है। इस बार फिर अब प्रदेश सरकार की बात करें या बात की जाए मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये निर्णय ले लिया गया है कि अब जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो तमाम जो योजना है उनमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो फोटो है और प्रधानमंत्री का जो फोटो है वो देखने को मिलेगा, जिससे जो 2023 का जो रोड मैप है चुनाव का वो कहीं ना कहीं तैयार किया जाएगा। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भी देखने को मिला है और की जाए तो कहीं ना कहीं वहां भी देखने को ये मिला था कि वहां के मुख्यमंत्री की फोटो राशन के थैलों में देखने को मिली थी। तो जो टाइल्सें रहती हैं भवन जो बने रहते हैं उनमें कई बार देखने को मिलता है कि जो फोटो है मुख्यमंत्री की वो भी देखने को मिलती है। तो उसकी तर्ज पर प्रदेश सरकार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो फोटो है वो हर जगह देखने को मिले और प्रधानमंत्री की फोटो मिले, जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो हमला है उससे कहीं ना कहीं बचते नजर आएंगे। क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो लगातार विपक्ष के पास तमाम। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
गोरखपुर से क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत रविवार से वाराणसी और कानपुर के लिए सेवा शुरू होने जा रही है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट को इसकी जिम्मेदारी मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 27 मार्च से 29 अक्टूबर तक अपना समर शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट गोरखपुर से वाराणसी की सुबह 9 बजे वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। सरकार ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की व्यवस्था की है और 1-2 दिन में इन उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। गोरखपुर से अभी दिल्ली के लिए 5, मुंबई के लिए 2, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और प्रयागराज के लिए रोजाना 1-1 उड़ान चल रही है और इस तरीके से वर्तमान में कुल 11 विमान उड़ान भर रहे हैं। विमानन कंपनियां स्पाइस जेट का 70 सीटर विमान गोरखपुर से योजना रोजाना वाराणसी और कानपुर के लिए उड़ान भरेगा और सेवा के लिए 27 मार्च को गोरखपुर से उड़ान की संख्या 15 हो जाएगी। मंजूरी के बाद अब कंपनी इसके लिए तैयारी शुरू कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री यहां पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, तैयारी विमान को लेकर शुरू कर दी गई, 12 फ्लाइट से शुरू की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही फैसले लेने शुरू कर दिए थे, तो सबसे पहला फैसला उनका था कि राशन की जो अवधि थी, फ्री राशन जो मुफ्त राशन था, उसको उसके लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया गया था। तो उसके बाद अब दूसरी जो बात है, आज उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अगर बात करें तो आज गोरखपुर से उनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो है वहां से, और उसके बाद देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, इसके बीच में आज फ्लाइट की जो सेवा है वो शुरू होने जा रही है। इससे ये झलक जो है आज साफ तौर पर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल दिमाग में फिट है, वो उसी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर के क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत आज मतलब जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी योजना, जो है वो फ्लाइट शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप ये समझिए कि 12 फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। एक दिन में 2 से अधिक उड़ानें जो है वो हो सकती हैं, उनकी टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जिस तरीके से ये फ्लाइटों की सुविधा शुरू करी गई है, तो इन सब जो वाराणसी और गोरखपुर के बीच में जो दूरी थी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। इससे तमाम रोजगार के भी जो अवसर है वो खुलते हुए नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश का जो विकास जो है वो कहीं ना कहीं अपना मॉडल देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में आकर शिरकत की थी, तो उसके बाद से ही लगातार जो विकास की बातें हैं वो भी चलने लगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर यह पता है कि कहीं ना कहीं अब विकास करना होगा। और जो पिछले तरीके से जो सरकार 5 साल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उसमें कहीं ना कहीं 2 साल जो कोविड के चले गए थे, तो विकास उतना ज्यादा प्रभावी ढंग से नहीं हो पाए थे। तो अब मुख्य जो योजनाएं हैं, जो मुद्दे हैं, वो विकास पे हैं। तो आज इसी पे आप समझिए जो ये शुरुआत हो गई है, ये कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर भी है और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर भी ये सारी चीजें बिल्कुल सही मायने में देखी जा रही हैं। अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद विरल, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फ्लाइट्स की 12 फ्लाइट्स शुरू की गई हैं। अब मंजूरी के बाद इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 27 मार्च से गोरखपुर से उड़ानों की संख्या अब बढ़ जाएगी। वाराणसी और कानपुर के लिए भी उड़ान भरी जाएगी गोरखपुर से। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।